हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीय आईएएस इंस्टीट्यूट एंड यूपीएससी तूफान। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि बजट चल रहा है पार्ट 5। सो ऑलरेडी बजट के मेरे ख्याल से पांच पार्ट्स हो चुके हैं, ये पार्ट 6 है। सो जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स और किसी भी स्टेट पीएससी के ग्रुप 1 एग्जामिनेशन या ग्रेड 1 एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स, ऑलरेडी हम इंडियन इकोनॉमिक सीरीज कर रहे हैं प्रीलिम्स का मेंस 2024 के लिए। और अभी जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो पूरे स्टैटिक बेस्ड है और जिस तरीके से एग्ज़ाम नज़दीक आता है, करीब रहता है, तो हम तब करंट अफेयर्स भी करेंगे। पूरे साल का करंट अफेयर मैं बना रहा हूँ, उसके ऊपर रिसर्च प्रॉपरली कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे भी स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का फ्यूजन मिल जाएगा और आपके 20 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कहीं नहीं जाएंगे। 20 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स होते हैं। 40 मार्क्स 50% ऑफ दी कट ऑफ होता है अपने प्रीलिम्स में। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, अच्छे से सुनिए। सो मैं 30-40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और वो 30-40 मिनट अल्टरनेट डे रहो या रेगुलरली रहो रिकॉर्ड करता हूँ। तो बेसिकली अगर आप हफ्ते में 2 घंटे मुझे देंगे तो आपका प्रिपरेशन टिल यू राइट द एग्जामिनेशन परफेक्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट आपको बीच में स्किप करना नहीं है और इकोनॉमी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और इकोनॉमी मेरे से आप सीखना शुरू करिए, आपका काम 100% हो जाएगा, राइट। सो इंडियन इकोनॉमिक सीरीज में लेक्चर हम 1 पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 2 जो कि बजट है। उसके बाद में फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन भी पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स अभी है। सो लेक्चर 2 मैंने बजट लिया है क्योंकि फरवरी में बजट आने वाला है, तो बेसिक्स अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली करंट अफेयर जो भी बजट प्रेजेंट किया जाएगा उसमें आपको बहुत सारी मदद मिलेगी उसको समझने में। सो बजट लेक्चर 2 है, उसमें 5 पार्ट हो चुके हैं, ये पार्ट 6 है, ठीक है। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो ऑलरेडी आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं कि हम कितने अभी तक स्लाइड्स कवर कर चुके हैं, हम क्या क्या टॉपिक्स कर चुके हैं। ये पूरे स्लाइड्स हम हमारे पिछले 5 पार्ट्स में पूरे कर चुके हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सब पढ़ना है। अगर वो अवेयरनेस नहीं रहेगी कि क्या कितना कवर करे हैं, कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं, तो आप क्या ही पढ़ोगे। ये पूरे पढ़ चुके हैं हम। दिस इज ऑल डन। 5 पार्ट्स हुए थे, ठीक है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 8 डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बजट रहते हैं, वो 8 डॉक्यूमेंट्स पूरे पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ ग्रांट्स क्या क्या है, फाइनेंशियल बिल में क्या क्या लिखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट में वोटेड बजट, चार्ज एक्सपेंडिचर, ये सब होते हैं। और बजट हाईलाइट्स होता है, बजट ग्लैंस होता है, ये पूरे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जीके फैक्ट्स हमारे लास्ट क्लास में ये जीके फैक्ट्स थे पार्ट 5 में। चलो शुरू करते हैं अपना पार्ट 6। बिफोर दैट, अगर आपको यूपीएससी या सीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9701772187। अगर पीएसआईआर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ और उसकी जो भी मेंटरशिप होती है, अगर आपको वो चाहिए, क्योंकि मेरे 2 एक्सपर्टीज़ एरिया है, तो भी आप वही नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आपको मैं 1-to-1 डेमो सेशन दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं कि आपको मेरे टीचिंग वे में कितना बेनिफिट होगा और आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग अगर सिंक होता है तो आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा बहुत एक्चुअली घुसेंगे अब टैक्स के अंदर। बहुत सारी बात हम बजट के कर लिए हैं, बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो भी फाइनेंस में होते हैं, इकोनॉमिक्स में होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आए थे। सो इन एंड आउट हम बहुत सारा बजट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, उसका प्रोसीजर रिलेटेड, अप्रूवल रिलेटेड, पार्लियामेंट्री एस्पेक्ट रिलेटेड वो पूरे कर चुके हैं। अब ये क्लास से हम पढ़ने वाले हैं टैक्स के बारे में। टैक्स है क्या? ओके, सो याद ये रखना है, टैक्स, राइट, ये एक वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, हम खुशी से नहीं देते हैं। इट्स नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट नॉर ए वॉलंटरी डोनेशन। हम डोनेशन भी हमारे खुद से नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो पेमेंट भी हम खुद से नहीं देना चाह रहे हैं, डोनेशन भी हम नहीं करना चाह रहे, बट हमारे ऊपर ये इम्पोज किया गया है, हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि हम गवर्नमेंट को पैसे बनना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये बात आपको आ गई समझ में।
अभी एक इंपॉर्टेंट थिंग हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको समझने में इजी होगा। राइट, यहां पे देखिए आप, बेसिकली टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, राइट। टैक्स इज बेसिकली ऑन इनकम। आप समझिए, आप इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी पैसे कमा रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो कौन से एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है और कौन से एक्टिविटीज से पैसा कमा रहे हैं, ये हमें कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टैक्स इस पे ही लगेगा। ठीक है, तो इंडिया में टैक्स बेसिकली इनकम पे मेजरली लगता है, गुड्स एंड आइटम्स पे भी लगता है, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनकम ही रखेंगे हमारे डिस्कशन में अभी के लिए। अब देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर, तो उनके पास क्या जमा होती है? प्रॉफिट्स। जो पैसे दे के पैसे के ऊपर सूद खा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है, तो उसके पास इनकम आती है। किस तरीके से इनकम आती है? इंटरेस्ट से इनकम आती है। जो हमारे जैसे लोग होते हैं, ओके, जिसे हम लेबर कहते हैं, हमारे जैसे लोग जो कि किसी की और के लिए काम करते हैं, तो उनको जो भी वेजेस दिया जाता है, सैलरीज दिया जाता है, वो उनकी इनकम कहलाएगी। ठीक है, और जो भी एसेट देता है, बेसिकली जो भी लैंड देता है, लैंड ओनर्स के लिए क्या मिलेगा? उनको उनकी इनकम रेंट के फॉर्म में आएगी। सो एंटरप्रेन्योर की इनकम किस तरीके से आएगी? प्रॉफिट से आएगी। कैपिटल जो दे रहा है, जो हमें लोन दे रहा है, जहाँ से हम बारो कर रहे हैं, तो उसकी इनकम किस तरीके से आएगी? इंटरेस्ट से आएगी। लेबर जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं किसी और के लिए, तो हमारी इनकम किस तरीके से आएगी? वेज एंड सैलरी से आएगी। लैंड ओनर जो अपना लैंड देता है, उसके ऊपर जो फैक्ट्रीज लगते हैं, उसके ऊपर जो रेस्टोरेंट्स लगते हैं, जो मैकडोनल्ड्स या कुछ और लगता है, तो लैंड ओनर को क्या मिलता है? उनकी इनकम कहाँ से आएगी? रेंट से आएगी। ठीक है, अब आप ये बात सोचिए कि इसके अलावा ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं? इसके अलावा ऐसी कौन सी कैटेगरी, एक्टिविटीज़ ऑफ कैटेगरी हैं जहाँ पे हम पैसे कमा सकते हैं? अगर आप अच्छे से सोचें तो आपको कुछ कैटेगरी नहीं मिलेगी। सो बेसिकली पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, ये 4 एक्टिविटीज़ से ही पैसा कमाते हैं। ठीक है, और इनकम को ही अलग अलग नाम से बोला गया है। हमारे कन्वीनियंस के लिए इनकम को ही अलग अलग नाम से बोला गया है। कभी प्रॉफिट बोल रहे हैं, कभी इंटरेस्ट बोल रहे हैं। क्वेश्चन है क्यों? अगर मैं आपसे मिलता हूँ, ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ आई मीट यू एंड यू हैपन टू आस्क मी, भाई आप कितना कमाते हो, आप हाउ मच विल अर्न, तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो भाई, महीने का 60-70 में कमाता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, जब मैं ये आंसर आपको देता हूँ कि आई एम अर्निंग 70,000 या 60,000 पर मंथ, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट? यू नो इन मनी फॉर्म कि ये इतना कमा रहा है, बट डू यू रियली नो दैट द सोर्स ऑफ माई इनकम? इफ आई जस्ट से दैट मैं 60-70 हज़ार ही कमा रहा हूँ, तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि मैं किस एक्टिविटी से कमा रहा हूँ पैसे? तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट और रॉन्ग? यस, यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वो आप पूछेगा मुझे, अच्छा तो आप क्या करते हैं, तो मैं बिजनेस करता हूँ। सो बेसिकली अगर इस तरीके से मैं जवाब देता हूँ, तो उनको क्या समझ में आएगा, आपको क्या समझ में आएगा? नहीं, चलो बिजनेस से प्रॉफिट आता है, तो इनकी इनकम प्रॉफिट से आ रही है। ओके, आई एम वर्किंग फॉर ए कंपनी, ओके, आई एम वर्किंग फॉर TCS और विप्रो, तो जब या वो क्या कहेंगे, हाँ चलो इनकी सैलरी आ रही है। सो जस्ट बाई सेइंग दैट हाउ मच आई एम अर्निंग विल गिव यू द फिगर वैल्यू, आपको फिगर वैल्यू तो आ जाएगी, बट विल नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दैट कहाँ से मैं पैसे कमा रहा हूँ। इसलिए ये सोर्स मालूम होनी चाहिए। ओके, कहाँ से एक इंडिविजुअल पैसे कमाता है, ये सोर्स मालूम होने के लिए ही ये 4 चीज़ें दी गई। मेरा प्रॉफिट इतना था, तो लोग क्या समझेंगे, चलो भाई ये बिजनेस कर रहा है, भाई मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो लोग क्या समझेंगे, भाई किसी की और के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अगर चलो या मैं 10 लोगों को लोन दिया हूँ, तो लोग क्या समझेंगे, भाई इंटरेस्ट से ये इनकी इनकम आती है। यार मेरे एसेट से जो मैं किराए पे दिया हूँ, तो लोग क्या समझेंगे, भाई ये लैंड लॉर्ड है, तो इसके पास ये लैंड्स को रेंट पे देता है। तो
इनकम को ही हम अलग अलग वे में क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, फाइन। अब थोड़े लोग बोलेंगे सर आप तो बोले हैं कि ये 4 कैटेगरी में ही हर इंसान, उसमें हर इंडिविजुअल इसमें आ जाता है हमारी इकोनॉमिक के हिसाब से, और कोई कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी नहीं होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं लोग। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ। तो यहां पे आता है इन्वेस्टमेंट। अब थोड़े लोग इन्वेस्टमेंट से भी कमाते हैं, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ले लिए हैं, या कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दिए हैं, या कुछ शेयर्स खरीदते हैं तो पैसे आता है, उससे ज़्यादा पैसे तो इंटरेस्ट। तो ऑटोमेटिकली आ क्या रहा है, पैसों के ऊपर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ही आ रहा है, तो फिर इंटरेस्ट पे ही डालेंगे ना। तो जहां जहां पे भी आप कैपिटल लगाएंगे, जहां जहां पे भी कितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, कितने भी स्टॉक्स में आप पैसे लगाएंगे, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अगर वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर और थोड़ा पैसा कमाते हैं तो वो इंटरेस्ट ही तो कहलाएगा, राइट। तो वो जितना भी इन्वेस्टमेंट की आप बात दिमाग में सोच रहे हैं वो अल्टीमेटली यहां पे कंप्लीट हो जाती है, वहां पे सफाइस हो जाती है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास कैटेगरी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। तो आपको इंडिया में या दुनिया में एक कोई भी कंट्री में रहो, 4 तरीके के कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो कि पैसे कमाते हैं। एक तो अपने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या हैं, तो वो भी किसी के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट। तो सैलरीज और वेजेस से ही कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आ गए। वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसों के ऊपर, वो इंटरेस्ट में आ गए हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस देने के लिए, फिर वो प्रॉफिट्स में आ गए हैं। ठीक है, और जो लैंड दे रहे हैं फिर वो किस में आ गए हैं, रेंट पे आ गए हैं। ठीक है, सो ऐसा अभी कुछ कैटेगरी बचती नहीं है। सो आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि 4 एक्टिविटीज के ऊपर ही पैसा कमाया जाता है। आप ये 4 में से कौन सा भी चूज कर सकते हैं अगर बिजनेस करना है तो। अब ये लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं ना, क्या इनको इंटरेस्ट है पैसे देने का गवर्नमेंट को? नहीं। अगर गवर्नमेंट बोले नहीं, अगर गवर्नमेंट कल को एक लॉ लेके आएगी और बोलेगी कि पैसे देना नहीं है इनकम पे, मैं खुश होऊंगा नहीं होऊंगा? क्या मैं गवर्नमेंट को चैरिटी करना चाहूंगा? नहीं। क्या मैं गवर्नमेंट को वॉलंटरी डोनेशन देना चाहूंगा? नहीं। ठीक है, अब मैं पैसे गवर्नमेंट को मुझे बनना पड़ रहा, मुझे देना पड़ेगा, ये पड़ेगा, देना पड़ रहा। ये क्यों आ रहे हैं वर्ड्स? बिकॉज गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जहां पे जिसकी भी इनकम फलाना फलाने से ज्यादा होती है तो उनको इतना पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कल एक न्यूज़पेपर में आया था, बिजनेस स्टैंडर्ड में आया था, निर्मला सीतारमण मैडम बात कर रहे थे, अपने फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब उनका जो टैक्स ब्रैकेट जो भी था, आपको पता ही है 30% लास्ट टैक्स रेट है हमारे कंट्री में। एक एनालिसिस आई, वो एनालिसिस में ये पता चला जो लोग 30% टैक्स पे करते हैं, जो लोग 30% टैक्स पे करते हैं हमारी कंट्री में, तो एक्चुअली देखा गया तो वो 4 महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, 8 महीने खुद के लिए काम कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट हियर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अवर कंट्री, 30% ऑफ द पीपल। ठीक है, that people who are actually paying 30% of the tax, बेसिकली वो लोग 4 महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मीन्स उतना टैक्स वो बनते हैं गवर्नमेंट को जो कि 4 महीने की तनख्वाह चले जाती है। क्लियर, राइट, फाइन। चलिए, सो टैक्स क्या है? एक वॉलंटरी पेमेंट है, नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट। हम वॉलंटरी देना नहीं चाहते हैं, हम डोनेट भी नहीं करना चाहते हैं, बट ये हमारे ऊपर एनफोर्स किया गया एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम जबरदस्ती कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जिस तरीके से लॉ बनाती हैं उस तरीके से हमें वो कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, और जो टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, इसके बारे में पढ़ना ही है हमें। ओके, आर मे बी पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ लेबर इक्विवेलेंट। अभी ये लेबर इक्विवेलेंट तो नहीं है, बट मनी के फॉर्म में हम टैक्स पे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, राइट, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड इट। चलिए, टैक्स पेड
in the form of money, ये एक है tax paid in the form of labor equivalent. सो ये दो वे से जहां पे हम टैक्स पे कर सकते हैं, एक तो पैसों में देंगे या तो लेबर इक्विवेलेंट में देंगे। इसके बारे में मैं बोलूंगा, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये है क्या, ठीक है। पैसे आपको गवर्नमेंट को, टैक्स आपको गवर्नमेंट को पैसों के फॉर्म में देना है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल हमारी कंट्री में 15 लाख कमाता है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 30% टैक्स का रेट फिक्स किया है। गवर्नमेंट ने 30% टैक्स रेट फिक्स किया है। अगर कोई 15 लाख या 15 लाख से ऊपर कमाता है तो ये क्या करेगा, जो भी 3 लाख के आसपास होते हैं वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, मंथली पे करेगा। ऑब्वियसली टैक्स मंथली कट होता है तो मंथली पे करेगा, क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते, मीन्स लॉ में उस तरीके से ही बना है। चाहे तो लॉ में ऐसा बना सकते सालाना पे करो, बट गवर्नमेंट को भी चाहिए ना पैसा रोटेट करने के लिए, एलोकेशंस करने के लिए, एलोकेशंस मीट करने के लिए एक्सपेंडिचर भी करना है गवर्नमेंट को, इसलिए हर महीना गवर्नमेंट लेती है और हम पे करते हैं, तो मंथली ही होता है। सो ये हो गया है टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। 15 लाख रुपए किसी की तनख्वाह है, उसको 30% देना है तो 3 लाख के करीब वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। वो ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी में डिडक्ट होके गवर्नमेंट को कंपनी ही भेज देती है। ओके, ये हिस्सा हो गया। ये हो गया टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी और कैश। अब ये क्या है, टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ लेबर इक्विवेलेंट। व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इलुस्ट्रेशन एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों एक होटल में गए, हम वहाँ पे खाना खाए, ठीक है। खाना खाने के बाद में 1000 रुपये का बिल हो गया। बिल 1000 रुपये का होने के बाद में जब हमारे पॉकेट्स में हम हाथ डाले तो पैसे नहीं थे, ना तो उसके पास थे ना तो मेरे पास थे, ना उसका जीपे था ना तो मेरे पास जीपे था। लेट अस इमेजिन दिस, ठीक है। दोनों के पास भी पैसे नहीं है। आप मूवीज़ में भी देखे होंगे। तो फिर अब पैसे हम तो 1000 रुपये का खा लिए, पैसे तो देना है, तो वो क्या करेगा रेस्टोरेंट ओनर, आओ भाई इधर आओ, दोनों इधर आओ, देखो ये बर्तन है इसको साफ कर दो, ठीक है। तो वो हमारे से काम लेगा, तो लेबर काम लेगा नहीं लेगा, लेबर काम लेगा, ठीक है। काम कितना लेगा कि 1000 रुपये को हम इक्वल करना है हमारे लेबर वर्क से। 1000 रुपये को हमें इक्वल करना है हमारे लेबर वर्क से। तो आप पैसे नहीं दोगे, नो प्रॉब्लम, ये काम करके जाओ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज लेबर इक्विवेलेंट, ठीक है। जो मूवीज़ में बहुत बार हमें दिखाया जाता है, बेसिकली बॉलीवुड मूवीज़ में, कि हम हीरो हीरोइन जाते हैं, वहाँ पे पैसे नहीं होते हैं तो वो बर्तन घसते हुए दिखाए जाते हैं, तो लेबर इक्विवेलेंट कहते हैं उसे। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। और हमारी कंट्री में हमारा जो लॉ है, टैक्स लॉ, लेबर इक्विवेलेंट में पे करने का नहीं बोलता है, ठीक है। आपको कैश में ही पे करना पड़ता है, मनी फॉर्म में ही पे करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट बोल सकती है, बेसिकली जो भी पढ़े लिखे हैं हमारे जैसे लोग हैं, गवर्नमेंट बोल सकती है ऑल टीचर्स एंड लेक्चरर्स जो भी हैं हमारे कंट्री में, जो भी प्राइवेट टीचर्स लेक्चर्स है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में जितने भी क्लासेस लेंगे फ्री में, उतने क्लासेस, अगर उसने जितने क्लासेस लेंगे पर डे, एक क्लास के लिए इतने पैसे उनको मिलेंगे, ठीक है। जो भी प्राइवेट और प्राइवेट लेक्चर्स, टीचर्स जो होते हैं ना, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में अगर लेक्चर्स लेते हैं, 1 घंटे का या 1 क्लास का इतना पैसा गवर्नमेंट देगी, तो ये एक रूल हो सकता है। तो गवर्नमेंट अब ये भी बोल सकती है कि जितने आप क्लासेस लेंगे, जो भी आपको पैसे मिलने वाले हैं, आप वो पैसे मत पे करो, ओके, आपके टैक्स में। आप उतने पैसे मत पे करो आपके टैक्स में, क्योंकि गवर्नमेंट हमें देना है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में पढ़ा के इतने पैसे 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 10 लाख पे मुझे क्या बनना है, टैक्स बनना है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप अगर कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में अगर आप सर्विस देते हैं, तो आपको जितना अमाउंट वहाँ पे मिलना है उतना अमाउंट आप यहाँ पे टैक्स मत बनो। तो मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट मुझे पैसे पे करने के बजाय, without me paying the tax to the government is taking the service of labor from me.
गवर्नमेंट इज टेकिंग द सर्विस ऑफ लेबर फ्रॉम मी। इस तरीके से गवर्नमेंट ला ला सकती है। जो भी टीचर्स है, जो भी प्रोफेसर से, टैक्स मत बनिए। वो टैक्स के बिना आप जाके गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में आपकी जो परफेक्ट जो होती है, जो विजडम होती है, जो कि बहुत बड़ी आपकी जो नॉलेज होती है, जो प्राइवेट स्कूल में आपको इसलिए हायर किया जाता है कि आप बहुत अच्छे लेक्चरर और प्रोफेसर होते हैं, तो वो हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को वहाँ पे लगाइए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट हियर? यस, फाइन। तो ये हो गया। सो दिस इज लाइक टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ लेबर इक्विवेलेंट। कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही होते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाएंगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। इकोनॉमिक्स एक समंदर भी है और इकोनॉमिक एक प्रिसाइज थिंग भी है। इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स भी होते हैं और कॉन्सेप्ट्स हज़ारों पड़े हुए हैं। ठीक है, जब तक आप इकोनॉमिक्स को मास्टर नहीं करेंगे, आप ग्रुप जनरल एसए में नहीं काम कर सकेंगे। आप जीएस पेपर 3 तो वैसे भी इकोनॉमिक्स से डील करता है, एनवायरनमेंट में कवर होता है, तो आप बेसिकली इंटरव्यू में भी या आगे जाके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहेगा। आपको एक डेस्क जॉब दे देंगे, आप एक्टिव मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेंगे अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं आती है। अगर आपको एक्टिव मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स होना है तो आपको इकोनॉमिक्स अच्छी करनी पड़ेगी और आप सर्विस दे सकते हैं सोसाइटी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, फाइन। According to the Constitution of India, the government has the right to levy taxes on individuals and organizations. However, means government individuals, एक एक इंडिविजुअल जितना कमा रहे हैं उनके ऊपर भी लगा सकती है टैक्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो गुड और सर्विस प्रोड्यूस करके कमा रही है उसके ऊपर भी लगा सकती है। ये किसने दी है अथॉरिटी? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है अथॉरिटी। ओके, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट दैट टैक्स नहीं लगना चाहिए, राइट टू लेवी टैक्स। ओके, टैक्स जब तक नहीं लगेगा, जब तक वो अथॉरिटी से पास नहीं होगा, जब तक वो लॉ से पास नहीं होगा, जब तक टैक्स लगा नहीं सकती है गवर्नमेंट। नो टैक्स शैल बी लीव्ड until and unless it is passed by the authority of law। जब तक ये लॉ से, पार्लियामेंट से, असेंबली से पास होके टैक्स हमारे ऊपर नहीं पड़ता है या टैक्स से हमारे ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लिया जाता है, जब तक ये पास होके नहीं आएगा पार्लियामेंट असेंबली से, हमारे से पैसे नहीं ले सकती है गवर्नमेंट। ओके, टैक्स बीइंग चार्ज हैज़ टू बी बैक्ड बाय लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। टैक्स, कौन सा भी टैक्स लगेगा तो वो लॉ बन के ही लगेगा, या पार्लियामेंट्री लॉ रहो या असेंबली लॉ रहो। ठीक है, राइट। तो थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे आज, वी विल सी दिस ऑल्सो। और एक भी देखना है ना, क्या देखना है अपने को? अपने को देखना है बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस देखना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इजी है, बहुत आसान है, अच्छे से देखिए, काम हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये टैक्स इम्पोज किया जाता है, उसे हम इकोनॉमी में लेवी बोलते हैं। इम्पोज इंडिविजुअल पे लगता है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगेगा, मंथली भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट अगर हाफ ईयरली बोले तो हाफ ईयरली डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन द लॉ, डिपेंड्स ऑन लॉ, डिपेंड्स ऑन लॉ। ओके, इम्पोज एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पे किया जाता है, मंथली बनना है, हाफ ईयरली, डिपेंड्स ऑन द लॉ होता है। ओके, और ये टैक्स का बर्डन लाइज ऑन whom it is levied। जिसके ऊपर ये टैक्स लगता है उनके ऊपर, उनके नाम की ही पर्ची कटना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लॉ, डायरेक्ट टैक्स। तो अभी देखिए, ए के ऊपर ए 10 लाख रुपीस कमा रहा है, लेट अस सपोज ए 10 लाख रुपीस कमा रहा है, उसके ऊपर कितना टैक्स है? 30%। तो 10 लाख का 30% हो गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपए ए को देना है टैक्स में। ठीक है कि नहीं? 3 लाख रुपए ए को देना है टैक्स में। फाइन। अब जब
टैक्स 3 लाख रुपए ए के ऊपर पड़ा, बी, सी, चिचा, मामा, भाई बहन नहीं बन सकते हैं, दे कैन नॉट डू दैट। ये 3 लाख रुपए की पर्ची ए के नाम पे ही निकलना है। सो एंड सो मिस्टर ए हैज अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, इतना पैसा कमाए हैं, 3 लाख रुपए गवर्नमेंट के खाते में डाले हैं। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। यहां पे इम्पोजिशन जिसके ऊपर लॉ लगता है, जिसके ऊपर लॉ लगता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है, उसे ही बर्डन पे करना पड़ेगा, उसके नाम की पर्ची लेना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बी, सी, चिचा, मामू ये सब लोग भी इसके नाम से बन सकते हैं, बट ये लोग क्यों बनेंगे इसका पैसा, ठीक है। तो बेसिकली इनका पैसा इनको ही बनना है। गेटिंग माई पॉइंट हियर, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। Imposition and burden lies with the same individual. Got it my point? Yes. अब indirect tax इसका exactly opposite है my dear students. ये भी impose किया जाता है, लेवी किया जाता है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल्स पे हमारे ऊपर भी लेवी किया जाता है। ये स्मार्ट बोर्ड जब मैं खरीदा था मेरे ऊपर लगा था, ठीक है, इंडिविजुअल्स पे लगा जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोजिशन बोथ इंडिविजुअल पे भी लगता है और ऑर्गेनाइजेशंस पे ही लगता है। ये भी मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली बन सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लॉ। जिस तरीके का लॉ बनेगा उस तरीके का ये पे करना पड़ेगा। यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे इम्पोजिशन बर्डन सेम इंडिविजुअल पे है। यहां पे ऐसा हो सकता है इम्पोजिशन ए पे हो, ओके, मीन्स टैक्स ए के ऊपर लगे, बट ए क्या करा, वो टैक्स को शिफ्ट कर दिया बी के ऊपर। सो टैक्स लगा ए पे, बट टैक्स का बर्डन बेर कौन करा, बी करा। सो ए ने अपने ऊपर जो टैक्स लगा है वो टैक्स को बी के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। सो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पोजिशन ऑन वन इंडिविजुअल बट बर्डन इज बोर बाय अनदर इंडिविजुअल, इस तरीके का आता है। गेटिंग माई पॉइंट हियर, क्लियर आर नॉट? यस, दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखिए ये स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड किस में आता है, ये एक फिजिकल गुड रहने के वजह से, ठीक है। ये पहली बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको क्लासिफाई करते हैं। 3 सेक्टर है ना अपने पास, एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्री, एक है सर्विस। सो सर्विस में तो ये हो ही नहीं सकता बिकॉज ये दिख रहा है, जब जो दिखते से चीज सर्विस में आ ही नहीं सकती, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी हो नहीं सकता बिकॉज ये तो है नहीं, आलू फुटाने बटाने तो है ही नहीं, ठीक है, क्रॉप्स तो नहीं होते ये। तो ये हो गया एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं, अब हम बोलेंगे जीएसटी, एक जमाने में बोलते थे एक्साइज ड्यूटी, तो जीएसटी समझिए। तो इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। अब ये हाई टेक प्रोडक्ट्स के ऊपर 18%, 20% इलेक्ट्रॉनिक्स पे ले रही है गवर्नमेंट। सो लेट अस सपोज 18% ले रही है गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। सो जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, जीएसटी एक्चुअली उस पे लगता है, ठीक है। जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर का नाम है मैक्सहब। ये कंपनी जो जिसका स्मार्ट बोर्ड है ना, ये मैक्सहब है। मैक्सहब जो टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, ये मैक्सअप टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर लगेगा एक मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, जिसे हम बोलते हैं पहले एक्साइज, अभी हम बोलेंगे जीएसटी। अब ये बंदे क्या करते हैं, ये कंपनीज टैक्स तो लगा उन पे, बट एट दी एंड बन कौन रहे हैं, मैंने बना है। जब वो ये बेच रहे थे तो वो बोले सर 1,80,000 का ये है और 20,000 रुपये आपको टैक्स बनना है, तो 2 लाख में मुझे ये दिए, ठीक है। सो टैक्स लगा किस पे, मैक्सहब पर लगा, कंपनी के ऊपर लगा, बट उन्होंने वो टैक्स मेरे ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ही बोलते हैं कि जितना ज्यादा गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बनाती है, क्योंकि अल्टीमेट बेरर ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्स एक कंज्यूमर होता है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते जाएंगे, ओके, तो कंज्यूमर के और पैसे उसके पॉकेट से निकलते जाएंगे। सो इनडायरेक्ट टैक्स हम एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं, अगर उससे ज्यादा अगर बढ़ा देंगे चीजें हमारे इनएक्सेसिबल हो जाएगी, हमें अफोर्ड नहीं कर सकेंगे हम ये चीज़ों को। दैट्स वाई इनडायरेक्ट टैक्स में उतना स्कोप नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास उतनी लिबर्टी और लिवरेज नहीं कर सकते हैं टैक्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्लियर माई पॉइंट? यस, चलो राइट, नाउ लेट अस सी। अब क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया में 3 टायर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन सिस्टम है या नहीं है? क्या यूनियन गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है टैक्सेस, या किसी और के पास भी
कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, किसी और के पास भी ये पावर्स है कि वो भी टैक्सेशन लिवी कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या फॉलो होता है, 3 टायर टैक्सेशन सिस्टम फॉलो होता है। ये 3 टायर टैक्सेशन सिस्टम को ही हम बोलेंगे फिस्कल फेडरलिज्म, हम नाम दिए हैं। फिस्कल का मतलब है पैसे, ऐसा समझ सकते हैं आप। फेडरलिज्म का मतलब है, आपको तो पता ही है, अगर किसी कंट्री में रीजनल गवर्नमेंट होती है, लाइक तेलंगाना एक रीजन है, एपी एक रीजन है, महाराष्ट्र एक रीजन, रीजनल गवर्नमेंट एक होती है और यूनियन गवर्नमेंट एक होती है। ओके, मीन्स पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट और रीजन्स को गवर्न करने के लिए अदर गवर्नमेंट है। ओके, ऐसा डिफरेंशिएशन होता है, तो हम बोलेंगे इसको फेडरलिज्म। और इनके पावर्स कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, प्रॉपरली डिवाइड किए गए हैं, और वो डिवाइड कहाँ पे किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही किए गए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ये लोग ये आइटम्स या सब्जेक्ट से ये एरियाज के ऊपर लॉ बनाना, ये लोग ये आइटम सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाना। जब एक कंट्री में इस तरह का सिस्टम होता है लोगों को गवर्न करने का, तो जब हम बोलेंगे वो फेडरल कंट्री है। जैसा कि यूएस में भी ऐसी ही है। यूएस को ट्रू फेडरलिज्म बोलते हैं क्योंकि उसमें ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, एग्जैक्ट होते हैं चीज़ें। ठीक है, आप देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को भी निकाल के फेंक सकती है अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के अंदर, और भी निकाल के फेंक सकती है अंडर आर्टिकल 365। अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस फॉलो नहीं करती है तो आर्टिकल 365 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी हम निकाल के फेंक सकती है वो। फिर इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट को आ जाता है। जो ये यूनियन गवर्नमेंट कभी कभी भारी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसलिए हमें इसको ट्रू फेडरलिज्म नहीं बोलते हैं, हमारी कंट्री को हम फेडरलिज्म बोल के छोड़ देते हैं। ओके, बट अमेरिका में ट्रू फेडरलिज्म होता है। जब अमेरिका जो कंट्री है वहां पे आप मिशिगन ले लो, न्यूयॉर्क ले लो, न्यू कैलिफोर्निया ले लो, डल्लास ले लो, वाशिंगटन ले लो, आप यहाँ पे कौन सी भी स्टेट ले लो, ये स्टेट खुद के जो उनको पावर्स दिए गए हैं वो पावर से वो हटेगी नहीं और बराबर लॉ बनाएगी। और जो हमारे बिडेन साहब है, ओके, तो मिस्टर बिडेन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनका जो एरिया है वो वही देखेंगे और इनका जो एरिया है यही देखेंगे। तो इन दोनों में इतनी करेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आप पूछो मत। तो इसलिए उसको ट्रू फेडरल बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में फेडरलिज्म तो है ही है। अब फेडरलिज्म कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा पैसों का भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों में। ये लोगों के लिए टैक्सेस कलेक्ट करने के भी पावर दिए गए हैं, और रीजनल गवर्नमेंट्स लाइक तेलंगाना, एपी, महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए पावर दिए गए हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं फिस्कल मीन्स मनी का भी फेडरलिज्म है, नॉट ओनली व्हाट गवर्नेंस। और ये फिस्कल फेडरलिज्म पहली बात तो यूनियन और स्टेट के बीच में था। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद में ये जो फिस्कल फेडरलिज्म को और भी हम बड़ा करे हैं और भी हम वाइडर करे हैं, तो आगे जाके पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज के पास भी पावर आ गया है। हम उनको भी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उनको भी हम पावर्स और टैक्सेशन पावर्स को हम डिसेंट्रलाइज करें। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज किया था। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक ही बॉडी के पास पूरे पावर्स है ना, तो हमारे पास तो वैसा है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज किया था फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फाइनेंशियल पावर्स, यूनियन के भी फाइनेंशियल पावर्स है, स्टेट के भी फाइनेंशियल पावर है। फिर आज़ादी के बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमने पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटीज को भी वाइडन किया है उनका स्कोप विथ रिगार्ड टू व्हाट फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो अभी कैसा है हमारा सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स लाइक पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ओके, and municipalities are also authorized to collect tax, ठीक है। This is all for today's class. We'll see the part 6 in our next class. Thank you.